रात का वक्त अवनी लगातार जंगल में भागे जा रही थी। उसके पीछे पिशाच और कुछ भेड़िए पड़े हुए थे। आखिर वह एक पत्थर से टकरा जाती है और मुंह के बल जमीन पर गिर जाती है। फिर वह देखती है तो वह सभी पिशाच अपनी लाल आंखों से उसे घूर रहे थे। तो अवनी चिल्लाते हुए कहती है, अगर तुम लोग मेरे पास आए तो मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। उसकी बात सुनकर वह भेड़िए गुर्राते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अवनी जैसे तैसे खड़ी होने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर पर मोच आ जाने के कारण वह खड़ी नहीं हो पाती। अवनी डर से अपना चेहरा छुपा लेती है कि तभी उसे एहसास होता है कि आवाज़ आना बंद हो गई है। तो वह अपनी आंखें खोलकर देखती है तो सभी पिशाच और भेड़िए डरी हुई नज़रों से उसे ही देख रहे थे। अवनी को तो कुछ समझ ही नहीं आता। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। जब वह पलटकर देखती है तो उसका चेहरा उसे नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी वह गहरी नीली आंखें और उसके मुंह से निकल रहे हल्के खून, उसके लंबे नाखून और उसका डरावना चेहरा उसे साफ तौर से नजर आ रहा था, जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। उसकी चीख को सुनकर मिसेस सचदेवा और मिस्टर सचदेवा जल्दी से उसके कमरे में आते हैं और उसे देखते हैं तो अवनी नींद में ही डर से कांप रही थी। वह जल्दी से उसे उठाते हैं तो अवनी डरते हुए उठ जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। मिसेस सचदेवा कहती हैं, क्या हुआ अवनी, तुमने फिर से वही सपना देखा क्या? उसकी बात सुनकर अवनी उसे गले लगा लेती है और कहती है, हाँ माँ, मैंने वही सपना देखा है। उसके बाद वह मिसेस सचदेवा के गोद में अपना सर रख लेती है और सचदेवा उसके सिर को सहलाने लगती हैं, जिसके साथ ही अवनी शांत हो जाती है और फिर नींद के आगोश में चली जाती है। उसे सुला देने के बाद वह दोनों वापस अपने कमरे में चले जाते हैं। मिस्टर सचदेवा खिड़की से बाहर देखते हुए कहते हैं, पता नहीं था मुँह बोली बेटी की जिंदगी में भी हमारे काले कारनामों का साया इतने गंदे तरीके से पड़ेगा। ज़रूरत नहीं है, उसे कुछ नहीं होगा, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप बिना मतलब का टेंशन ले रहे हैं, चलिए सो जाइए। उसकी बात सुनकर मिस्टर सचदेवा सोने चले जाते हैं। नाज पैलेस दिल्ली। कल्पना सर को झुकाए हुए बैठी थी। उसके आगे वीर अपने पैर के ऊपर पैर रखकर बैठा हुआ था और लगातार कल्पना को घूरे जा रहा था। उसके बाद फिर अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने पैंट के पॉकेट में से हाथ डालकर खिड़की की तरफ देखते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या करने आई हो? उसके इतने ठंडे सवाल को सुनकर कल्पना डर जाती है और डरते हुए कहती है मैं मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ पर उस आदमी से मिलने के लिए आई थी जिसने मुझे फ़ोन करके बुलाया था। उसकी बात सुनकर वीर उसकी तरफ पलटता है और कहता है, अच्छा तो तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, तो उस दिन भला तुम क्यों भाग रही थी? क्या जो लोग तुम्हें पकड़ने आ रहे थे वह तुम्हारे साथ ऐसे करके तुम्हें पैसे नहीं देते?
उसकी इतनी कड़वी बातों को सुनकर कल्पना की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वह रोते हुए कहती है, वह लोग मुझे ज़बरदस्ती लेकर आए थे, लेकिन आज मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है क्योंकि चाची ने मुझे घर से निकाल दिया है और मेरे पास कोई काम भी नहीं है। तो वीर चाहती हो मैं तुम्हें वापस उस आदमी के पास छोड़ कर आ जाऊं? कितने पैसे देने वाला है वह? वैसे वह तुम्हें और ऐसा क्या करने वाली हो तुम उसके लिए? मुझे भी बता दो। कल्पना झिझकते हुए कहती है, मैं एक सुरेगेट मदर बनने वाली थी और वह मुझे लाइफ टाइम के लिए पैसे और अच्छा खासा घर देने वाले थे। वीर गुस्से में उसके बाजुओं को पकड़ उसे खड़ा करता है और उसके गले को दबाते हुए कहता है, शर्म आती है एक भी, या फिर वह भी गरीबी के चलते बेचने में तुली हो? हाँ, अच्छी खासी तो दिखती हो, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी हो, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल अच्छी हो तो तुम्हें जॉब मिल सकती है, लेकिन लड़कियां हमेशा और अमीर बनने के लिए ऐसी गिरी हुई हरकत करती हो। उम्र देखा है अपना, बच्चा पैदा करना चाहती हो, एक सुरोगेट मदर बनना चाहती हो। कल्पना को उसके इतने कस के पकड़ने से अब दर्द होने लगता है और वह अपने आप को छुड़वाते हुए कहती है, सर आपने पहले मेरी हेल्प की थी, इसके लिए मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है और वह काफ़ी अच्छे लोग हैं, वह मुझे धोखा नहीं देंगे। उसकी बात को सुनकर वीर का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह उसके गले को पकड़ और कस के दबाते हुए कहता है, चलो ठीक है, तुम मेरे बच्चे को जन्म दे दो। मैं भी वैसे शादी नहीं करना चाहता लाइफ टाइम के लिए, लेकिन बाप तो बन सकता हूँ ना, और जितने पैसे वह लोग तुम्हें दे रहे थे उससे 2 गुना ज़्यादा दूंगा और फैसिलिटी भी, तुम्हारी पढ़ाई भी मेरी जिम्मेदारी। क्या कहती हो तुम? उसकी बात सुनकर कल्पना उसकी तरफ हैरानी से देखती है और कहती है, नहीं सर, मैं आपके बच्चे को क्यों जन्म दूंगी? उसकी बात सुनकर वीर उसे झटके से छोड़ देता है और उसे घूरते हुए कहता है, तुम एक अजनबी के साथ सोकर उसके बच्चे को जन्म दे सकती हो, लेकिन मुझे जानते हुए भी तुम मेरे बच्चे को जन्म नहीं दे सकती? और यह कैसी बात हुई कल्पना जी? कल्पना कहती है, चलिए ठीक है, आप कह रहे हो ना, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, उनके लिए भी नहीं और आपके लिए नहीं, मुझे अब जाने दीजिए। वीर उसकी तरफ देखता है और कहता है, कैसे मान लूँ मैं कि तुम फिर यह सब के बारे में नहीं सोचोगी? और कहाँ जाओगी तुम? इतनी रात को तुमने कहा तुम्हारी चाची ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है, क्यों निकाला है मुझे भी बताओ, तभी तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाऊँगा। कल्पना के आँखों से अचानक आंसू निकलने लगते हैं और वह रोते हुए कहती है, आज जब मैं कॉलेज से आ रही थी तो कुछ लड़के मुझे छेड़ रहे थे, बाद में पता चला उसमें से एक लड़का चाची के बहन का बेटा है और उस लड़के ने आकर चाची को मेरे बारे में ऊट पटांग सी बातें कही। मैंने चाची को बहुत ही समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे घटिया और गिरी हुई लड़की कहकर घर से बाहर निकाल दिया। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं मरना भी नहीं चाहती, इसलिए मैं जब अपने दोस्त के यहाँ गई
तो उसने मुझे सरोगेसी के बारे में बताया और यह भी कि वह उसे एजेंसी में काम करती है, जिस कारण मैंने हाँ कह दिया क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उसकी पूरी बात सुनने के बाद वीर कहता है, देखो तुम एक अच्छी लड़की हो और ऐसे छोटी उम्र में कोई बच्चे पैदा करना अच्छी चॉइस बिल्कुल भी नहीं है। तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें हमारी कंपनी में जॉब दे देता हूँ और तुम वहाँ पर काम कर सकती हो और फ़िलहाल के लिए मैं तुम्हें रहने के लिए एक अपार्टमेंट जो मेरा ही है खाली रहता है वहाँ पर रहने की जगह भी दे देता हूँ। तुम वहाँ आराम से रह सकती हो, लेकिन दोबारा कभी भी ऐसी बातें अपने दिमाग में मत लाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह कहकर उसके हाथ को पकड़ता है और उसे खींचते हुए कमरे के बाहर ले जाता है। कपूर मेंशन सौर की हालत खराब थी। वह पूरे तरीके से दीवार में चिपका हुआ था और शौर्या उसे कमर से पकड़कर उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फिरा रही थी और सेंसिटिव आवाज़ में कहती है, क्या हुआ, तुम इतनी लड़कियों की तरह नर्वस क्यों हो रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पास आने से तुम्हारे अंदर झटके पैदा हो रहे हैं? शौर उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर आने के बारे में पूछने आया था और तुम मेरे साथ ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? देखो, जो करना है शादी के बाद करना, अभी क्या जल्दी है? अभी तो हम कॉलेज में हैं ना। मुझे पता है इस एज में थोड़ा सा माइंड इधर से उधर होता है, लेकिन ऐसा मत करो ना, मुझे पसंद नहीं है। ऐश्वर्या अपने कमरे की लाइट बंद कर मध्यम रोशनी में अपना पहना हुआ नाइट गाउन शौर्य से दूर होकर बेड के पास बैठते हुए उतार देती है। शौर्य अपनी आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देखता है तो ऐश्वर्या प्यार भरी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, क्या तुम्हें अब भी यह सब पसंद नहीं है? उसको ऐसे देखकर शौर्य का गला सूखने लगा था। ऐश्वर्या की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है और उसे चादर से लिपटाते हुए कहता है, क्या तुम कंट्रोल कर सकती हो कुछ समय और? उसकी बात सुनकर ऐश्वर्या उसे खुद से दूर कहती है और कहती है, निकलो तुम मेरे कमरे से, तुरंत निकलो। यहाँ पर लड़की खुद तुम्हें ऑफर दे रही है और तुम सन्यासी बनने पर तुले हो। कोई बात नहीं, मैं कोई अच्छा सा बॉयफ्रेंड खोज लूँगी अपने लिए, जो कम से कम किसी काम का तो होगा। उसकी बातों को सुनकर शौर्य गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ फिजिकल कनेक्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम किसी और लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाओगी। तुम सिर्फ मेरी हो, इतने समय से तुम्हारा इंतज़ार किया है और तुम किसी और के पास जाने के बारे में बात कर रही हो। कहकर वह उसके बालों को कस के पकड़ता है और डूडली उसके होठों पर किस करने लगता है। मानवी का अपार्टमेंट। मानवी वहाँ पर पेट पे हाथ रखे बैठी हुई थी और उसके हाथ में प्रेगनेंसी किट था। वह एक गहरी सांस लेती है और किसी को फ़ोन करके कहती है, मैं कल आ रही हूँ, ऑपरेशन थिएटर रेडी रखना। उसके बाद वह बिना बात सुने कॉल को कट कर देती है। सुबह का वक्त, बुधवार का दिन। ब्रेकिंग न्यूज़। अभी अभी हमें हमारे सूत्रों से पता चला है कि मिस्टर सचदेवा कुछ समय से इलीगल कामों में इन्वॉल्व थे और कुछ समय पहले
जो कि राठौर के साथ उनका किसी बात पर वाद विवाद हो रहा था। उसके अकॉर्डिंग उन्हीं का हाथ इसके सामने आ गया कि उन्होंने मिस्टर आहान सिंह राठौर की गाड़ी का ब्रेक फेल करा दिया था, जिस कारण उन्होंने अपने नाजन्मे बच्चे और उनकी दोस्त की बीवी ने अपने नाजन्मे बच्चे को खो दिया था। और हमें अपने गुप्त सूत्रों से यह भी बात पता चली है कि मिस्टर सचदेवा अपनी बेटी का गलत फ़ायदा उठाकर मिस्टर राठौर के इकलौते बेटे वेदांत सिंह राठौर के साथ उनका अफेयर चलवा रहे हैं, जिसके नाते हमें कुछ तस्वीरें देखने को मिली हैं। यह कहकर सभी न्यूज़ चैनल में ओनी और वेद की कुछ फ़ोटो दिखाए जाते हैं। सचदेवा मेंशन में नरेश सचदेवा इस न्यूज़ को देख रहे थे। वह गुस्से से कहते हैं, यह सब क्या है? मैं जिसने भी यह किया है उसे छोड़ूंगा नहीं। यह कहकर वह अपने मेंशन से बाहर आते हैं तो देखते हैं वहाँ पर प्रेस और मीडिया पूरी तरीके से फैले हुए थे। वह जैसे ही बाहर आते हैं तो मीडिया के कुछ लोग उनके पास आते हुए कहते हैं, मिस्टर सचदेवा, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या आपने सच में आहान सिंह राठौर की गाड़ी का ब्रेक फेल करवाया था? दूसरा रिपोर्टर कहता है, हाँ, क्या आपने अपनी बेटी को सच में मिस्टर आहान सिंह राठौर के बेटे के साथ रिलेशनशिप में आने पर मजबूर किया? तीसरा रिपोर्टर कहता है, हमने सुना है कि आपकी बेटी एक ऐश करने वाली लड़की है। क्या सच में आपने अपनी बेटी को मिस्टर आहान सिंह राठौर से बदला लेने के लिए उनके बेटे के साथ रिलेशनशिप में थोपा था? चौथा रिपोर्टर्स कहता है, हमने सुना है कि आपकी कंपनी को काफ़ी समय से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, जिसका श्रेय सभी लोग यह बता रहे हैं कि मिस्टर वेदांत सिंह राठौर आपकी बेटी के कारण वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या यह बात सच है? और हमें कुछ तस्वीरें मिली हैं जिसमें आपके हाथों से इल्लीगल तरीके से काम करते हुए दिखाए गए हैं और कुछ लोगों ने आपका नाम भी लिया है। उन सभी रिपोर्टर्स की बात सुनकर नरेश सचदेवा गुस्से से कहते हैं, आप सबको अंदर आने किसने दिया? निकल यहाँ से। और मैं किसी का सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। और पहली बात, मैंने यह सब कुछ नहीं किया है। अगर आप सबने मेरी बेटी का नाम दोबारा अपने मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रिपोर्टर्स उनकी बातों को अपने कैमरों में रिकॉर्ड कर रहे थे और एक रिपोर्टर कैमरे की तरफ देखकर कहता है, दोस्तों, आपने देखा है कि मिस्टर नरेश सचदेवा दिल्ली के एक जाने माने बिजनेसमैन और उन्होंने कहा है कि यह किसी के भी सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते। इसका मतलब यह है कि यह अपनी गलतियों को खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी बेटी को आहान सिंह राठौर से बदला लेने के लिए उनके बेटे के साथ ज़बरदस्ती इन्वॉल्व किया है। क्या इनकी बेटी सच में जैसा लोगों से बताया जा रहा है वैसा ही है, या फिर इन सब में उसका कोई हाथ नहीं है? नरेश सचदेवा अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहते हैं, इन सबको बाहर निकालो यहाँ से, और अगर इनमें से कोई भी अंदर आने की कोशिश करे तो तुम लोग जानना है ना इनसे कैसे निपटना है। यह कहकर वह वापस मेंशन के अंदर चले जाते हैं। जब वह वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं ओनी एक बूथ बने हुए वहां पर एकटक टीवी को देखे जा रही थी, जिसमें उसके और वेद के कुछ तस्वीरें दिखाई जा रही थी।
कुछ तस्वीर जो कि वेद ने ओनी के साथ खुद क्लिक किए हुए थे, उन्हें अजीब तरीके से एडिटिंग करके पोस्ट कर दिया था। और कुछ तस्वीरें जब वह कॉलेज और मॉल में थे,